वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की हिंदी की क्लास होगी भाई, और हिंदी की क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय हम करने वाले हैं। साथ में आज वाचा का टॉपिक भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। जिसने स्पेशल क्लास ली होगी हिंदी की, उसे थोड़ा सा पता लग गया होगा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, ठीक है। आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में, और फिर उसके बाद फिर आप जो है वो प्रत्यय पढ़ेंगे और वाच्या पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके टॉपिक को कवर करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन के जो है वो चांसेस रहते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या होता है उपसर्ग। उपसर्ग का क्या मतलब है? वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। ये मैंने बताया था कि शब्दों के आगे जुड़कर कोई शब्दांश जो है उसका अर्थ बदल देता है, कि पहले वो शब्द कुछ और था और फिर उसको चेंज करके उसको कुछ और बना दिया गया है, ठीक है। उसको आप कहते हैं उपसर्ग, है ना, ठीक है। जैसे प्रहार है ना, प्रहार लिखा हुआ है जैसे, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा। आगे के वर्डिंग चेक करनी है, जो एक दो वर्ड होता है ना शब्दांश उसे बोलते हैं आप, वही आपका उपसर्ग होता है, ठीक है। जैसे विनाश हो गया, विनाश के अंदर वी, ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। आहार में आ आपका उपसर्ग है, हाँ जी, ठीक है। इससे क्वेश्चन किस तरह का बनता है? एक तो क्वेश्चन आता है कि आपको शब्द दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि इस उपसर्ग की हेल्प से आप कौन सा नया शब्द जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। दो तरह से ही क्वेश्चन इसका आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार बस रिवाइज ले लीजिएगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि उपसर्ग को कैसे करते हैं सोल्व, ठीक है। अब उपसर्ग की ना कुछ हमारी कैटेगरी होती हैं कि इन कैटेगरी के हिसाब से उपसर्ग हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे उपसर्ग जो हैं वो हिंदी के नहीं हैं, अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग हैं। कोई संस्कृत का है, कोई इंग्लिश का है, कोई उर्दू का है, ठीक है। तो सारे कैटेगरी हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी लैंग्वेज का कौन सा उपसर्ग जो हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो देखो, बात करें अगर संस्कृत की, तो संस्कृत में 22 तरह के उपसर्ग हमारे होते हैं, ठीक है। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, नीर, नीश, नी, प्रा, प्री, प्र, प्रति, वि, सम और सु। ये आपके उपसर्ग के वर्डिंग है जो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं जो 22 तरह के हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। हिंदी के उपसर्ग हमारे 13 हैं। इनकी संख्या का भी क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं या हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। हिंदी के उपसर्ग हैं 13। ए, अन, कै, कु, दु, नी, ओ, भर, सु, अद, उन, पर और बिन, ठीक है। ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है उपसर्ग का। आगे देखिए, अरबी फ़ारसी के उपसर्ग 19 तरह के हैं। अल, कम, खुश, गैर, दरफिल, बै, बा, बंद, बर, बे, बिल, बिला, ला, सरहम, हर, ये सारे अरबी के कितने हैं? 19 तरह के, ठीक है। 19 तरह के उपसर्ग आपके अरबी फ़ारसी के हैं, यानी उर्दू लैंग्वेज होगी आपकी, वो इसी में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इनको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। एक बार 2-3 बार आप रिवाइज़ करोगे 2-3 बार आप रिवाइज़ करोगे ना, अपने आप से ही ध्यान में रख लो। आपके माइंड में ये जब सेट हो जाएंगे कि हाँ भाई इस तरह से उपसर्ग होता है, ये उपसर्ग हो सकता है, ठीक है। इनकी वर्डिंग याद रखो, अपने आप सारा लर्न हो जाएगा। अंग्रेजी के उपसर्ग 6 तरह के हैं। सब, डिप्टी, वाइस, जर्नल, चीफ, हेड, ठीक है। ये आपके अंग्रेजी उपसर्ग हैं, 6 तरह के हैं।
ओके, उदाहरण देखो, जैसे अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति। उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? उद। विदेश में वी। अनमोल में अन। 29 में उन। अधकचा में अध। कम अकल में कम। बदनाम में बद। लापरवाह में ला। सब जज में सब। डिप्टी कमिश्नर में डिप्टी। हेड मास्टर में हेड। और जनरल मैनेजर में जनरल। ठीक है, ये आपके हो गए उपसर्ग, है ना। समझ आ रही है किस तरह का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से? बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं उपसर्ग के। एक बार बस रिवाइज कर लोगे ना, फिर अपने आप हो जाएगा। ये तो बात हो गई उपसर्गों की, भाई ये आपके उपसर्ग हैं। अब जरा प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यय इसका उल्टा है। प्रत्यय में क्या होगा? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आपका जो शब्द है वो अंत में जुड़कर उसका एक नया शब्द देता है। ठीक है, जैसे वर्ड था दया। ठीक है, जैसे वर्ड था दया, उसमें आपने आलू ये प्रत्यय लगा दी तो क्या बनेगा? दयालु। घूम, पहले एक शब्द था, अक्कड़ लगा दी प्रत्यय तो वो क्या वर्ड बन गया? घुमक्कड़। ठीक है, इस तरह से आपने देखना है कि लास्टिंग जो वर्डिंग है उसी से आपका प्रत्यय का वर्ड होगा। ठीक है, ये आपका दो तरह का है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, दो तरह का प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखो कैसे होंगे। कृत प्रत्यय में वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे तैराक, तेर में आक लो जोड़ दिया तो तैराक बना। ठीक है, पहले तेर था फिर उसमें आक जोड़ दिया, तैराक बन गया, तो आपका नया वर्ड बन गया था। ठीक है, पहले कृत को ही देख लो। घबराहट, घबरा इसमें एक वर्ड था, आहट जोड़ दिया, घबराहट बना दिया। ठीक है, बस एरा जोड़ दिया, बसेरा बना दिया। ठीक है, यहाँ पर मूल रूप में ही जोड़ा जाएगा वर्ड और फिर उससे क्या होगा? एक नया शब्द बनेगा। ठीक है, बट जब आप बात करते हैं दूसरे वाले की, तद्धित प्रत्यय के, इसमें क्या होता है? क्रिया के धातु को छोड़कर संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी क्रिया का जो धातु मूल धातु है उसमें हम नहीं जोड़ते, हम संज्ञा वर्ड में, सर्वनाम वर्ड में, विशेषण वर्ड में या अव्यय वर्ड में प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, उसे आप तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे झगड़ा करना एक संज्ञा है। ठीक है, उसमें आलू जोड़ दिया तो झगड़ालू बना दिया। ठीक है, इस तरह से झगड़ा एक संज्ञा है ना, उसमें आलू जोड़ दिया फिर वो झगड़ालू बन गया था। ऐसे ही खटोला, खाट में ओला जोड़ दिया, संज्ञा है ये यहाँ पर। ठीक है, प्रत्यय जोड़कर खटोला बना दिया। बूढ़ा एक संज्ञा है, इसमें पा जोड़कर बुढ़ापा नया शब्द बना दिया। मीठा और आस दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, मीठा एक विशेषण है, आस इसमें प्रत्यय जोड़ दिया तो मिठास बन गया। ठीक है, ये फ़र्क होता है उपसर्ग में और प्रत्यय में। क्वेश्चन दोनों से सेम बनता है, उपसर्ग से भी ऐसे ही क्वेश्चन बनता है और प्रत्यय से भी इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। उपसर्ग से बोलते हैं कि इसमें से कौन सा उपसर्ग है, या फिर उपसर्ग से नया शब्द क्या बना सकते हैं। प्रत्यय में भी सेम है कि इससे क्या, कौन सा प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनेगा। ठीक है, ऐसे, या फिर इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो बताना होगा। ठीक है, दो ही तरह से इनके क्वेश्चन बनते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, एक बार आप इसकी रिवीजन लेंगे तो सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब जरा वाच्य की बात कर लें। मैंने बताया ना आज हम 3 टॉपिक करेंगे, वाच्य भी पढ़ लेते हैं थोड़े से। वैसे तो मैंने करवाया भी था, हिंदी की जो क्लास ली थी ना, स्पेशल मैराथन क्लास ली थी, उस दिन करवाया था वाच्य भी। एक बार फिर भी देख लो कैसे होगा ये। क्रिया का वह रूप जो वाक्य में कर्ता व कर्म इनकी प्रधानता को बताता है, कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। ठीक है, उसे आप वाच्य कहते हैं।
क्रिया का वह रूप जो वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता को बताता है उसे वाच्य कहते हैं। 3 तरह का है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य में हम कर्ता की प्रधानता बताते हैं, यानी यहाँ पर कर्ता को प्रधान बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कर्ता के बारे में ही बातें करेंगे, उसकी जो क्रिया है उसको हम बाद में देखेंगे, उसकी क्रिया के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। ओके, सिर्फ कर्ता को ही बताया जाता है कि कर्ता कौन है, कर्ता का काम क्या है, क्या वो कर रहा है। ठीक है, इतना बताया जाएगा, लेकिन वो काम उसने किस साधन से करा, किसके द्वारा करा, कैसे करा, वो हम कर्मवाच्य में बताते हैं। देखो, जैसे राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, तो ये कृतवाच्य है। ठीक है, राम ने दूध पिया है। ओके, सीता गाती है, अब गाने को तो कुछ भी गा सकती है ना, कविता गा सकती है। ठीक है, गाने गा सकती है, कोई सरलार्थ सुना रही है वो गा कर। ठीक है, कोई दोहा गा के सुना रही है, मतलब कुछ भी गा सकती है। वह स्कूल जाता है, स्कूल तो जाता है लेकिन कैसे जाता है वो तो नहीं पता ना, वो साइकिल से जा रहा है, बाइक के जरिए जा रहा है। ठीक है, तो कृतवाच्य में सिर्फ कर्ता की क्रिया को बताते हैं कि उसने क्या क्रिया करी, लेकिन वो क्रिया किस तरह से करी जाती है वो आपका कौन बताता है, कर्मवाच्य। देखो, अब देखेंगे, क्रिया का वह रूप जो वाक्य में कर्म की प्रधानता बताए वह कर्मवाच्य कहलाता है। इसकी पहचान क्या है, सेंटेंस में से या के द्वारा ये 2 शब्द आपको मिलेंगे तो आपका वो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन इससे ऐसे ही बनेगा कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में आप कैसे बदल कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वर्डिंग को थोड़ा चेंज करके लिखना होगा, परिवर्तन करके, इस तरह से आप लिखोगे। जैसे राम ने दूध पिया, तो आप इसको कैसे लिखोगे, राम से दूध पिया जाता है या राम के द्वारा दूध पिया जाता है, इस तरह से लिखोगे तो वो कर्मवाच्य बन जाएगा। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, पुस्तक जो है वो राम के द्वारा पढ़ी गई। अब पुस्तक पहले बताई इसने, कर्म पहले बताया है। गाना राम ने गाया है। ठीक है, गाना जो है वो राम ने गाया, पहले ऑब्जेक्ट बताया ना, फिर कर्ता के बारे में बताया, यह आपका कर्मवाच्य में होता है। भाववाच्य क्या है, क्रिया का वह रूप जो वाक्य में भाव की प्रधानता बताए वह भाववाच्य कहलाता है। और इसमें नहीं वाले वाक्य को भी बताया जाता है जो क्रिया की असमर्थता तक प्रकट करता है कि वो कार्य जो है वो कर्ता नहीं कर पा रहा है। ठीक है, भाववाच्य में असमर्थता को प्रकट करते हैं, नहीं वाले वाक्य इसमें होते हैं। ठीक है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उसमें खेला नहीं जाता, पवन से बोला नहीं जाता, सीता से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, ये सारे वाक्य कैसे हैं, नहीं वाले वाक्य है ना सारे के सारे, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। ठीक है, और आप मुझे क्वेश्चन के आंसर भी देना। आज कई दिनों से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने मेरे को आंसर देना है। अभिमान, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ओके, इसके बाद दिवाल्या, दिवाल्या में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है और दिवाल्या शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है आज। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी हियर, थैंक यू गाइस।